जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड मतलब कॉस्मोस और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड होता क्या है? देखो, हमारा ब्रह्मांड असंख्य अनगिनत मंदाकिनियों यानी कि गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है। गैलेक्सीज में सन, ठीक है, अर्थ, प्लैनेट, ठीक है ना, और उनके उपग्रह यानी कि सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? आकाश गंगा, ठीक है ना। ये ध्यान रहेगा आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा में क्या क्या आएगा? सन, अर्थ, है ना, और प्लैनेट्स वगैरह। तो किस में आएंगे? हमारे आकाश गंगा में, ठीक है। अब आकाश गंगा से मिलकर क्या बना? गैलेक्सीज यानी कि मंदाकिनियां, और वे मंदाकिनियां असंख्य होने के कारण वो सारी उत्पत्ति किसकी कहलाई? ब्रह्मांड की, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा आकार है? सर्पिलाकार, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रहेगा, आकार कैसा है? सर्पिलाकार। फिर दूसरा पॉइंट एक पूछा जाता है कि हमारी मंदाकिनी का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है, यानी कि कौन गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सीज है उसका नाम किस गंगा के नाम पर या किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सी नदी है? हमारी गंगा नदी, आकाश गंगा, ठीक है। गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है और आकार कैसा है इसका? सर्पिलाकार है, ठीक है। ये ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब और बेसिक से सुनेंगे, समझेंगे इसको। देखो, फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथन पर विचार कीजिए। हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा, कॉन्सेप्ट है एक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। पहला पॉइंट। दूसरे में एक आता है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करता है यानी कि एक्सप्लेन करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में, सेंटर में सूर्य स्थित है। तो अब बताना है आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो व्याख्या समझते हैं इसकी। देखो, व्याख्या क्या होती है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन आरंभिक खगोल शास्त्री क्लॉडियस टोल्मी ने किया था। क्लॉडियस टोल्मी ने, ना कि कोपरनिकस ने। तो एक तो बात समझ में आती है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्लॉडियस टोल्मी ने। टोल्मी के द्वारा ही भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना चाहिए, टोल्मी, ठीक है। उसके बाद जियोसेंट्रिक अवधारणा कॉन्सेप्ट के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, न कि सूर्य। तो कथन दूसरा भी गलत हो जाता है। वो क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, लेकिन उसने कहा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार केंद्र में पृथ्वी है, न कि सूर्य, ठीक है। तो इस बात से उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड के संबंध में महत्वपूर्ण संकल्पना हीलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा, ठीक है। तो इसने ब्रह्मांड में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने नहीं किया था। फिर जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, लेकिन इसके अनुसार तो केंद्र में पृथ्वी उपस्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों पर विचार कीजिए। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादनकर्ता कौन है? साम्यावस्था सिद्धांत के और दोलन सिद्धांत के। तो तीनों के बारे में आपको बताना है। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंटर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी और ले लेते हैं हम व्याख्या करके। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, इसलिए युग्म एक पहला सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक विशालकाय अग्रिम पिंड में, विशाल बिग पिंड में अचानक विस्फोट के परिणाम स्वरूप, यानी कि एक विस्फोट होता है पदार्थों के बिखराव के पश्चात, यानी कि जो पदार्थ थे वे बिखर गए, उनके समूहन ग्रुप बन जाने से हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। इस संदर्भ में
आकाशगंगाओं गैलेक्सी के मध्य बढ़ती दूरी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कि उनकी जो आकाशगंगा की दूरियां बढ़ रही है वो प्रमाण के रूप में मानी जाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्य अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड ने एवं हरमन बांडी ने प्रतिपादित किया था, जबकि दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने प्रतिपादित किया था। तो इसलिए युग्म 2 और 3 तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटन ने, और फिर साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड ने और हरमन बार्डी ने, जबकि दोलन सिद्धांत किसने? डॉक्टर एलन संडेज ने प्रस्तुत किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करना है फिर से। इसने 3 कथन दिए इस बार। आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज कहलाता है। आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। घूर्णनशील भुजाओं में तारों का संकेंद्रण अत्यधिक होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1 और 2 सही है। आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज कहलाता है और आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं यानी कि रोटेशनल साइड्स होती है। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। आकाशगंगा विशाल संख्याओं में तारों का समूह है। ठीक है, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 मिलियन तारे होते हैं। वो आकाशगंगा होगी जिसमें 100 मिलियन तारे होंगे। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे में लगभग 1 लाख मिलियन तारे हैं एक आकाशगंगा में। संरचना की दृष्टि से आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज यानी गैसों का गोला, 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। कथन 1 और 2 सत्य बैठता है उस हिसाब से। फिर आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज में तारों का जमाव अधिक होता है, न कि घूर्णनशील भुजाओं में। तो बल्ज में किसका जमाव ज्यादा होता है? तारों का। ठीक है, उल्लेखनीय है कि लीमन अल्फा बॉक्स अमीबियम संरचना की 20 वर्षीय चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है, जबकि एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे में से सबसे निकट की आकाशगंगा है। कौन सी? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की यानी कि मिल्की वे में सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। तो ये ध्यान रहेगा, एंड्रोमेडा। और बल्ज में क्या होते हैं? तारों का जमाव होता है। ठीक है, और आकाशगंगा में केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, ये ध्यान रहेगा। फिर हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, यानी कि आकाशगंगा में मिल्की वे में भी तारा कौन है? हमारा सूर्य। यहाँ उपस्थित चमकीले व शीतल तारों के समूह को ओरियन नेबुला क्या बोला जाता है? ओरियन नेबुला कहा जाता है। किनको? शीतल जो ठंडे तारे होते हैं और चमकीले हैं, कहाँ पर? आकाशगंगा में, उनको क्या बोलेंगे हम? नेबुला। फिर साइरस या डॉग स्टार सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान का तारा है। कौन सा? साइरस, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं। तो सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान है, जो पृथ्वी से 9 वर्ष की दूरी पर, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। किसका? दूरी का मात्रक है। वही प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है, जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान यानी कि साइरस डॉग स्टार का तारा है। तो साइरस डॉग स्टार क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा साइरस और सूर्य के सबसे नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। फिर ध्यानवत यह है कि मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, मास्ट यानी कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है, जो फतेह सागर उदयपुर यानी कि राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में। एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, जिसको हम मास्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हुआ है। दूसरा, रक्त दानव यानी कि रेड जेंट्स में विस्फोट से सभी तारे श्वेतावन में बदल जाते हैं। तो बात क्या है? बात ये आती है निकल के कि इसकी केवल एक आंसर सही है, जो पहली कथन है कि तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हुआ है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए।
अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घूर्णनशील आकाशगंगा, कैसी? रोटेशनल आकाशगंगा मिल्की वे ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल को प्रभावित करती है। जो गैसों के बादल होते हैं ब्रह्मांड में, उनको प्रभावित करती है कौन? घूर्णनशील आकाशगंगा। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप, ग्रेविटेशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसके? ग्रेविटेशनल के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फ्यूजन। ठीक है। इस क्रम में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, कौन सा वाला? ड्यूटेरियम, वो क्या करता है? 2He4 हीलियम का परमाणु बनाना शुरू कर देता है, तो हीलियम बदल जाता है। इस अवस्था में यह तारा बन जाती है, तो इसलिए कथन तो सही हो जाता है। तारा बनने के बाद, स्टार बनने के बाद केंद्रीय हिस्से में हाइड्रोजन समाप्त हो जाने से यह भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, यानी कि जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो यह भाग क्या हो जाएगा? संकुचित, सिकुड़ जाएगा और गर्म हो जाएगा। लेकिन बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके उपरांत धीरे धीरे ठंडा होने से इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। इसे ही लाल रक्त दानव कहा जाता है। तो लाल रक्त दानव समझ में आया, यानी कि जो प्रोसेस चलती रहती है और वो फिर लाल हो जाती है, तो उसको लाल रक्त दानव कहते हैं। पुनः हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों लोहा आदि में बदल जाता है। तो हीलियम किस में बदल गया? कार्बन, और कार्बन के भारी पदार्थ लोहा आदि में बदल जाता है, जिससे तारों में तीव्र विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं जिसको, यानी कि तारों में जो तीव्र विस्फोट होता है उसको सुपरनोवा विस्फोट होता है। इसके बाद सूर्य के द्रव्यमान के सापेक्ष इसे श्वेत वामन, क्या बोलते हैं इसको? श्वेत वामन, यानी कि जीवाश्म तारा अथवा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। सूर्य के द्रव्यमान के बाद सापेक्ष इसे क्या बोला जाता है? श्वेत वामन, यानी कि जीवाश्म तारा या न्यूट्रॉन तारा या पल्सर की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है। ध्यातव्य है कि, यानी कि ध्यान रखना है कि श्वेत वामन शीतल होकर काला वामन में बदल जाता है, अतः कथन 2 असत्य है। क्लियर है बात। यानी कि इसलिए आंसर क्या होगा इसका? केवल 1। ठीक है। तो सभी तारे श्वेत वामन में बदलते हैं, ये गलत है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारों को ब्लैक होल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ए होगा, केवल एक सही है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है? 1.44 ms को। ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। रक्त दानव, यानी कि जो तारे हैं रक्त दानव तारे, सुपरनोवा विस्फोट के फलस्वरूप तारों का द्रव्यमान 1.44 ms से कम होने पर वह मर्त होकर श्वेत वामन तारे, व्हाइट ड्राफ्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ ms का तात्पर्य क्या है? सूर्य के द्रव्यमान से है, मास ऑफ सन। ठीक है ना। तो यानी कि मास ऑफ सन यदि 1.44 से कम है तो वह मर्त होकर श्वेत वामन तारा बन जाएगा। यही श्वेत वामन यानी कि न्यूट्रॉन तारे ठंडे होकर काला वामन यानी कि ब्लैक ड्राफ्ट्स बन जाते हैं, अतः कथन 2 गलत है। तो कैसे बन जाते हैं? ब्लैक। ध्यानवत है कि 1.44 मास ऑफ सन ms से अधिक द्रव्यमान वाले तारों में मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अधिक वेग प्राप्त कर नाभिक के बाहर चले जाते हैं, फलस्वरूप न्यूट्रॉन शेष बचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग प्राप्त कर नाभिक से बाहर चले गए तो क्या बचेंगे? केवल न्यूट्रॉन। यह अवस्था न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहलाती है। किससे अधिक चला जाता है द्रव्यमान? 1.44 से। ठीक है। अब न्यूट्रॉन तारा भी लंबी समय अवधि में सिकुड़कर उच्च घनत्व के द्रवयुक्त पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहा जाता है। क्लियर बात। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जो पल्सर कहलाता है वो तारा भी लंबी समय अवधि में सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उच्च घनत्व हाई डेंसिटी में द्रवयुक्त पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। ब्लैक होल में किसी द्रव या प्रकाश का पलायन संभव नहीं है। ब्लैक होल की सीमा जहां से कोई वस्तु बचकर नहीं निकल पाती घटना क्षितिज यानी कि इवेंट हॉरिजॉन कहलाती है। फिर 4 कथन है इसका।
घटना क्षितिज किसी पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य आते हैं वो हमारे 1, 2 और 3 आते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? सामान्य सापेक्षता रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला खगोलीय पिंड होता है। इस क्षेत्र में प्रकाश सहित अन्य दरों का पलायन संभव नहीं है, यानी कि केवल प्रकाश सहित किसी अन्य दरों का पलायन संभव नहीं है। तो कथन 1 और 2 तो सही हो जाते हैं। ध्यातव्य यानी कि ध्यान रहे कि ब्लैक होल की वह सीमा जहां से किसी वस्तु का परागमन संभव नहीं है वो घटना क्या कहलाती है? घटना क्षितिज यानी कि इवेंट हॉरिजॉन कहलाती है। वस्तु का परागमन यानी कि आना जाना संभव नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। इसके बावजूद घटना क्षितिज अपने संपर्क में आए किसी वस्तु के नियति या हालात को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, अतः कथन 4 गलत है क्योंकि यह प्रभावित करती है। इस तरह ब्लैक होल एक अदृश्य खगोलीय क्षेत्र होता है, यानी कि अदृश्य का मतलब जो देखा नहीं जा सकता खगोलीय क्षेत्र है ब्लैक होल। इस संकल्पना का प्रतिपादन जॉन व्हीलर ने किया था। रोस ब्लैक होल रोग ब्लैक होल ब्लैक होलों का समूह है। क्या? रोग ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होलों का समूह। जबकि केसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है। कौन? केसर, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कथन हमारे सही हैं और चौथा गलत है। ठीक है, तो ये था गाइस आज का हमारा ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी, और इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने बहुत ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं।